आज भी एहसास नहीं। शेड्यूल कास्ट के लोग क्योंकि सबसे ज्यादा दबाए गए हैं, कुछ कम पिछड़े हैं, कुछ ज्यादा पिछड़े हैं, जो सबसे ज्यादा दबाए गए हैं, जिनका सबसे ज्यादा शोषण हुआ है, उनके अंदर, उस समाज के भीतर इन सारे महापुरुषों को जानने की जिज्ञासा, पढ़ने की जिज्ञासा और उनके विचारों का अनुकरण करने की जिज्ञासा हमेशा आप देख सकते हैं। लेकिन जिस समाज से ये लोग आते हैं, फुले कौन हैं? माली समाज के, शाक्य, मौर्य, कुशवाहा और भी जो भी उपजातियां हैं। चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक किस कुल के वंशज हैं? लेकिन किसको पता है? इसके बाद आप देखें, हम लोग सारी मूर्तियां लगी हुई, इसमें अधिकांशतः बाबा साहब को छोड़ करके बाकी सभी जो महापुरुष हैं सब अदर बैकवर्ड कम्युनिटीज के हैं। और खास करके दलित समाज उनको भगवान की तरह पूजता है, क्योंकि उन्होंने जिस भगवान की बात करते हैं उस भगवान को कभी देखा नहीं, ना उस भगवान ने उनका कल्याण किया। यदि कल्याण किया है तो इन महापुरुषों ने किया है, इसलिए उन महापुरुषों को भगवान से भी बढ़कर दर्जा देते हैं। और इसलिए जितनी भी चेतना और जागृति आई है वो उनके अंदर देखी जा सकती है। हमारे गार्जियन प्रोफेसर लालचंद प्रसाद जी, माननीय डॉक्टर सुजाता गौतम जी, माननीय डॉक्टर प्रमोद बागड़े जी, डॉक्टर अमरजीत जी, डॉक्टर आरती, आयोजन समिति के सभी मित्रगण, यहाँ उपस्थित सभी छात्र और छात्राएं, मैं सबसे पहले परम पूज्य माता सावित्रीबाई फुले, जिनका जन्मदिन हम आज मना रहे हैं, उनको अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। और बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों गुरुओं को अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए विशेष तौर पर क्रांति ज्योति बनाने वाले सामाजिक क्रांति के महापिता में महात्मा ज्योतिबा फुले, आरक्षण के जनक पूर्वी महाराजा छत्रपति साहू जी महाराज और इन सभी महापुरुषों के आंदोलन को आगे बढ़ाने वाले परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तथा बहुजन नायक मान्यवर कांशीराम जी को अपना कोट से नमन करता हूं। अभी ये अंतिम पड़ाव पर हैं हम लोग आज की गोष्ठी के। मैं समझता हूं कि आज जो माता सावित्रीबाई फुले पर जो भी बातें की गई हैं वो बहुत अति महत्वपूर्ण हैं, और मैं समझता हूं कि विषय के अनुरूप जो भी कहा जाना चाहिए था बेहतरीन तरीके से हमारे छात्रों ने तथा अतिथि वक्ताओं ने, माननीय मुख्य अतिथि ने उन बातों को रखा है। और मैं नहीं चाहता हूं कि उन बातों को पुनः दोहरा करके आपका समय लूं, इसलिए औपचारिक धन्यवाद की कड़ी में ही मैं थोड़ी देर में अपनी बात खत्म करने की कोशिश करूंगा। अभी हम सब सुन रहे थे माननीय प्रोफेसर लालचंद प्रसाद जी को। इतना अद्भुत और विलक्षण टाइप का वक्तव्य आपका होता है कि वो हास्य विनोद में कितनी गंभीर बातें कहते हैं, जिसको पकड़ पाना बहुत जब तक आप ध्यान से नहीं सुन रहे होंगे तो शायद मिस कर जाएंगे। तो जितना हंसाते हैं उन बातों की गहराई पर यदि जाएं तो पूरा हमारा इतिहास, बहुजन समाज का इतिहास, जिसमें इस देश के बहुसंख्यक आबादी को रिप्रेजेंट करने वाली बातें हैं, उनकी दुख तकलीफें हैं, उन दुख तकलीफों का निदान कैसे होगा और हमारे महापुरुषों ने उन
दुख तकलीफों से निकलने के लिए अनुसूचित जाति जनजाति बैकवर्ड समाज जिसको हम कहते हैं आज, उस बहुजन समाज को आगे निकालने के लिए कौन से रास्ते बताए, इन सब सारा का सारा संक्षिप्त सार होता है। तो बहुत गंभीर किस्म की गोष्ठी आयोजित करने के लिए मैं अपने सभी युवा साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और आप सबके लिए शुभकामनाएं देता हूं। कुछ चीजें हमको और भी गंभीरता से सोचने की जरूरत है। ये गोष्ठियां औपचारिक गोष्ठियां न रहें, इसका भी ख्याल रखना है। और इन गोष्ठियों में एक गोष्ठी के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, और ये जो क्रम चलता रहता है वो तो हम चलाते हैं इसको, लेकिन हमारी कोशिश होनी चाहिए कि इसमें नए साथी भी जुड़े, क्योंकि आज के हालात में भी हम जिस जगह पर बैठे हैं महसूस करते हैं कि अभी हमारा समाज बहुत पीछे है। इस हाल में बैठे हुए लोगों के जागरूक होने भर से काम चलने वाला नहीं। जब तक हम पूरे समाज को जागृत ना करें, और जागृत करने का एक बहुत बड़ा माध्यम या सशक्त हथियार है शिक्षा। तो जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो बरबस हमें याद आते हैं महात्मा ज्योतिबा फुले, माता सावित्रीबाई फुले, शेख फातिमा, सगुणाबाई और उस कड़ी के जितने भी महापुरुष हैं। हम कल्पना कर सकते हैं, जरा उसको गंभीरता सोचें कि बाबा साहब ने आखिर क्यों उनको गुरु कहा, महात्मा ज्योतिबा फुले को। बाबा साहब जैसा मनीषी कहते हैं कि मेरे 3 गुरु हैं, बुद्ध, कबीर और महात्मा ज्योतिबा फुले। ये शायद पूरी उस ऐतिहासिक परंपरा का द्योतक है जो बुद्ध और बुद्ध से पहले इस देश में चली आ रही थी। अभी सर सनातन परंपरा का जिक्र कर रहे थे। पूरा बौद्ध साहित्य में ये शब्द भरा पड़ा हुआ है। मैंने तो ब्राह्मण ग्रंथों को पढ़ा नहीं है, रामायण का पाठ करने के अलावा कभी हम लोग करते थे। सावन के महीने में पूरा रामायण चरित गांव में हर घर में या कुछ घरों में 1 महीने तक उसका पाठ किया जाता है, हर रोज 2-4 अध्याय। लेकिन जो इतिहास के अध्यापक होने के नाते जो चीजें पढ़ते हैं उनको सिर्फ उसी तक मेरी सीमाएं हैं। लेकिन पूरे बौद्ध पाली साहित्य में बुद्ध धर्म के बारे में कहा गया, कई धम्म सनातनो, ये धर्म सनातन है, सनातन से चला आ रहा है। अब ये कैसे कब ट्विस्ट हो गया, ये बहुत समझ के परे है और सामान्य विद्यार्थी के लिए तो समझना भी मुश्किल। पूरे बौद्ध साहित्य में कहीं पर भी महात्मा बुद्ध नहीं है, लेकिन जितनी भी किताबें हैं पाठ्यक्रम की, सब में महात्मा बुद्ध ही हैं। इतिहासकारों की किताबें, समाज विज्ञानियों की किताबें जहां भी देखिए तो वहां महात्मा बुद्ध हैं। बौद्ध साहित्य में कहीं पर भी नहीं है, ना पाली साहित्य में है, ना संस्कृत साहित्य में है, कहीं पर भी महात्मा बुद्ध नहीं लिखे हैं। बुद्ध को महात्मा नहीं लिखा गया है। और भी नाम है, तथागत हैं, सम्यक संबुद्ध हैं, तमाम नाम है। तो शब्दों की जो बाजीगरी है उसके माध्यम से कैसे पूरी धर्म, संस्कृति, परंपरा, समाज, अर्थव्यवस्था, राजनीति को कैसे प्रभावित करने की कोशिश इतिहास के पन्नों में की गई है, उसका आप अंदाजा लगा सकते। और हमारा समाज तो अभी भी सोया हुआ है। हमारा समाज जब मैं कहता हूं तो मैं कहता हूं फुले का समाज, ज्योतिबा फुले का समाज, साहू जी का समाज, बाबा साहब का समाज, कांशीराम साहब का समाज, वह बहुजन समाज जिसकी आबादी बहुसंख्यक है, बहुजन समाज है, जिसमें अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग के लोग आते हैं। पिछड़े सभी हैं। कल मैं विद्यार्थियों से कह रहा था, हमेशा कहता हूं अदर बैकवर्ड क्लास एक नाम है, ओबीसी। उनको इस बात का आज भी एहसास नहीं। शेड्यूल कास्ट के लोग क्योंकि सबसे ज्यादा दबाए गए हैं, कुछ कम पिछड़े हैं, कुछ ज्यादा पिछड़े हैं, जो सबसे ज्यादा दबाए गए हैं, जिनका सबसे ज्यादा शोषण हुआ है, उनके अंदर, उस समाज के भीतर इन सारे महापुरुषों को जानने की जिज्ञासा, पढ़ने की जिज्ञासा और उनके विचारों का अनुकरण करने की जिज्ञासा हमेशा आप देख सकते हैं। लेकिन जिस समाज से ये लोग आते हैं, फुले कौन है? माली समाज के, शाक्य, मौर्य, कुशवाहा और भी जो भी उपजातियां हैं,
चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक किस कुल के वंशज हैं? लेकिन किसको पता है? इसके बाद आप देखें, हम लोग सारी मूर्तियां लगी हुई हैं, इसमें अधिकांशतः बाबा साहब को छोड़ करके बाकी सभी जो महापुरुष हैं सब अदर बैकवर्ड कम्युनिटीज के हैं। और खास करके दलित समाज उनको भगवान की तरह पूजता है, क्योंकि उन्होंने जिस भगवान की बात करते हैं उस भगवान को कभी देखा नहीं, ना उस भगवान ने उनका कल्याण किया। यदि कल्याण किया है तो इन महापुरुषों ने किया है, इसलिए उन महापुरुषों को भगवान से भी बढ़कर दर्जा देते हैं। और इसलिए जितनी भी चेतना और जागृति आई है वो उनके अंदर देखी जा सकती है। तो आज जरूरत है कि जो अदर बैकवर्ड कम्युनिटीज की जातियां हैं उनके अंदर इन महापुरुषों के विचारों को फैलाया जाए। एक तो ये बात है। दूसरी बात मैं बार बार कहता हूं, आज फिर दोहराऊंगा कि सिर्फ ब्राह्मणवाद, मनुवाद या उच्च जाति के लोगों को गाली देने भर से काम नहीं चलने वाला। हम अपनी आदतें सुधारें, अपनी कमियों को दूर करें। हम अपनी परंपराओं के नाम पर, धर्म के नाम पर जो अंधविश्वास और जड़ बने हुए हैं, हमारा समाज जो अभी भी पीछे है, उससे कब ऊपर निकले इसकी कोशिश हमेशा की जानी चाहिए। क्योंकि उनका दोष, मैं समझता हूं कि उनका दोष सिर्फ ये है कि उन्होंने ये व्यवस्था बनाई, और व्यवस्था बनाई वो किस लिए बनाई? अपने समाज के हित के लिए। ऐसी व्यवस्था बनाई जो आज से 2500-3000 सालों से चली आ रही है। किस लिए बनाई? अपने समाज के हित के लिए। तो क्या हम अपने समाज के हित के लिए उस व्यवस्था में बदलाव की कोशिश नहीं कर सकते? इसके लिए तो किसी ने रोका नहीं है। आपको अपना काम करने के लिए, अपना उत्थान करने के लिए, समाज की कमियों को दूर करने के लिए 6000 जातियों में बटे हुए समाज को एकजुट में, एक सूत्र में पिरोने के लिए किसने रोका है? लेकिन ये जो पिछलग्गूपन है, जो पीछे उनका जो पूंछ पकड़ के चलने की आदत है, उससे जब हम निकलेंगे तभी ये संभव होगा। बहुत सारी बातें की गई हैं यहाँ। हम फूले दंपति का जो योगदान है, बहुत सारी बातें हुई। मैं शायद वो उन बातों को फिर दोहराऊं तो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन देखें जो हालात हैं उस समय के तत्कालीन सामाजिक हालात, उस पर यदि हम लोग नजर डालें तो बहुत सारी चीजें साफ हो जाती हैं। एक तो समाज में हमेशा एक ऐसा तबका रहा है जो प्रोग्रेसिव रहा है, प्रगतिशील विचारों का धनी है, और वो हर जाति और धर्म में या हर जाति में, अपने यहाँ की सामाजिक व्यवस्था में हर जगह देखने को मिलता है। मेरा संकेत उस मनीषी की तरफ भी है जिसने ज्योतिबा फुले दंपति को अपना हवेली स्कूल चलाने के लिए दिया पुणे में। ब्राह्मणवाद चरम पर है, ब्राह्मणवाद का गढ़ पुणे है, और वहां के ब्राह्मण ही सबसे ज्यादा विरोध कर रहे हैं। पर हालात ऐसे थे समाज में कि 6 वर्ष से ज्यादा की यदि लड़की बिना ब्याही रह गई तो उसको घोड़ वधू कहा जाता। 6 साल से ज्यादा होते ही। और मनु ने तो कहा है कि 3 साल की कन्या हो तो विवाह कर दो तो ज्यादा पुण्य मिलेगा, उससे उसकी जितनी ज्यादा उम्र बढ़ती जाएगी। ये हमारे एनसीएन के बच्चे पढ़ते हैं, नगनिका। नग्न अवस्था में यदि है कन्या, वो कपड़े पहनना नहीं जानती है, उस अवस्था में यदि कन्या का विवाह हो जाता है तो माता पिता को अपार पुण्य मिलता है, और उससे जितना आगे बढ़ती जाएगी उम्र में उतना माँ बाप को घोर पाप का भागी बनना पड़ेगा। और 11 साल से ऊपर तो कतई नहीं। दूसरी तरफ पूरा बौद्ध साहित्य आप उठा करके देख लीजिए, हर घटना में हर जगह इस बात का उल्लेख है कि कन्या का विवाह वयस्क होने पर, आयु प्राप्त करने पर, 16 वर्ष का हो जाने पर, कहीं आयु प्राप्त का मतलब 16 वर्ष की हो गई, वय प्राप्त, वयस्क हो गई है, वय प्राप्त कन्या का, और कहीं कहीं पर 16 साल का लिखा भी, 16 साल भी लिखा है, वय प्राप्त। तो वय की आयु क्या है कन्या की? बौद्ध परंपरा में 16 साल की आयु वयस्क माना जाता है। आज भी साइंस कहता है 18 वर्ष हमारा मतदान की आयु है, 18 वर्ष का की कन्या का होना
लेकिन अब साइंटिस्ट कह रहे हैं कि 16 साल में भी मेच्योरिटी आ जाती है लड़कियों में, तो 16 साल में आ जाती है। अब कितना साइंटिफिक है थ्योरी बुद्धिज्म की, बौद्ध परंपरा की, बौद्ध धर्म की, वह प्राप्त कन्या का ही विवाह, कोई भी कन्या, वह प्राप्त कन्या, बल्कि उससे भी ज्यादा हो जाती थी, फिक्स नहीं था, क्योंकि वह प्राप्त हुआ और उसको माँ बाप को वह ढूंढते में टाइम भी लग गया 1-2 साल। कई घटनाएं, कई विवरण ऐसे हैं, उस पर ज्यादा नहीं जाएंगे, कि कई कहानियां ऐसी मिलती है जहां पर वह प्राप्त हो गया, माँ बाप ने उसके लिए लड़का ढूंढना शुरू किया, 1-2 साल बीत गए, तो 16-18 साल में भी शादियां होती थी ये। और उस व्यवस्था को पूरी तरह से बदल करके कहां ले आया गया, नग्न कन्या, नगनिका कन्या, 3 साल की कन्या का विवाह करना। और फूले जहां पर जिस वक्त पैदा हुए, जिस सदी में पैदा होते हैं, वहां पर भी हालात ऐसे हैं। और महिलाओं का तो जो सती और बाल विवाह की बहुत सारी बातें कर दी आपने। जो औरतें चिता से, धधकती चिता से निकल के कूद के भागती थी, उनको भी पकड़ करके जबरन वहां पर धकेल करके और भून दिया जाता था, आग की लपटों में धकेल। जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने देखा कि ये तो बहुत खतरनाक है, ये तो जिंदा आदमी को किस तरह से ये लोग ढूंढ रहे हैं, तो उन्होंने उस पर रोक लगाई, रोक लगाने की कोशिश की। इनको लगा कि ये धर्म पर हमला है। ब्राह्मणों ने मीटिंग की, पुणे के ब्राह्मणों ने संगठन बनाया, चंदा किए, इंग्लैंड केस लड़ने के लिए वकील भेजा कि ऐसा कानून हमें नहीं चाहिए। और जिन परिवारों में सती नहीं होती थी पति के मरने के बाद, उन परिवारों का सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाता। और जो औरतें बचती थी, नहीं मरती थी, उनका मुंडन और उनको सफेद वस्त्र और इतनी प्रताड़ना दी जाती थी कि कल्पना करना मुश्किल है। और ये सारी व्यवस्था अपर कास्ट में थी, विशेष तौर पर ब्राह्मणों में थी। सर ने बताया हमारे समाज की समस्या थी ही नहीं। विधवा पुनर्विवाह पहले से चलन में है इस तरह का। तो उसमें बदलाव की शुरुआत भी हमारे बहुजन समाज के नायक ही करते हैं। ब्राह्मण समाज के कचरे, गंदगी और दलदल से उबारने के लिए भी उनको, उनकी महिलाओं को हमारे ही महापुरुष सामने आते हैं। और पहली बार उनको अंग्रेज का शासन नहीं होता तो शायद और कठिनाइयां होती। तो इस बात को भी समझ लीजिए, सब लोग पढ़ रहे हैं यूनिवर्सिटी सिस्टम में, अंग्रेजों को गाली देने से काम नहीं चलता। यदि अंग्रेज इस देश में नहीं आते तो हमारा समाज अब भी वही होता। इसलिए हम लोग, हमारे जो भी हमारे साथी हैं इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं, कहते हैं कि अंग्रेज देर से आए और जल्दी चले गए। देर से आए और जल्दी चले गए, यानी जल्दी आ जाते तो ये बदलाव जल्दी शुरू हो जाता, हमारा समाज बहुत पहले आगे बढ़ना शुरू हो जाता। जल्दी चले गए, थोड़े दिन और रहते तो इस व्यवस्था को और ठोक पीट करके सही करके जाते। क्योंकि हमको तो स्कूलों में जब सगुणा बाई को ज्योतिबा फुले और सावित्री बाई फुले को ज्योतिबा फुले स्कूल में दाखिला कितना मुश्किल से हुआ। उस समय डीएम की परमिशन लेनी पड़ती थी, लड़कियों के दाखिले के लिए डीएम की परमिशन चाहिए थी, लड़कियों को पढ़ना अलाउ नहीं था। तो इन्होंने डीएम से परमिशन करवा करके अपनी पत्नी सावित्री बाई फुले और सगुणा बाई एक और दूसरी महिला थी उसको भर्ती करवाया। और तब ये सामान्य स्कूल में, बॉयज के स्कूल में, बॉयज गर्ल्स सबके लिए स्कूल थे, उसमें इनका दाखिला और वहां से इनको पढ़ा लिखा करके योग्य बनाया महात्मा ज्योतिबा राव फुले ने। और उसके बाद फिर कन्या पाठशाला और ये सब शुरू हुआ। कन्या पाठशाला, जैसा मैंने कहा कि वो एक प्रगतिशील ब्राह्मण थे। सभी ब्राह्मण खराब होते ये मानना भी एक नासमझी है। तात्या साहब भिड़े पुणे के प्रगतिशील ब्राह्मण थे, उन्होंने अपनी कोठी का बरामदा दिया ये स्कूल चलाने के लिए। और पहली बार जिन 6 लड़कियों का दाखिला हुआ उसमें से 4 ब्राह्मण थी, एक धनगर, धनगर मतलब जानते हैं धनगर यहाँ जाती है, गड़ेरिया की उपजाति है, और एक मराठा। 4 ब्राह्मण, एक धनगर और एक मराठा, ये 6 लड़कियां पहली बार उसमें दाखिला लेती हैं उस स्कूल। और उसके बाद दलित बस्ती में स्कूल खुलता है और ये सारा एक जो है, जैसा बहुत सारे हमारे साथियों ने कहा, मैं उस पर नहीं जाऊंगा उस कहानी पर। तो इस तरह की शुरुआत हुई। बहुत सारे लोग कहते हैं, हमारे भी बीएचओ के बहुत सारे सीनियर प्रोफेसर हैं जो सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव हैं। बीच में 4-5 महीने पहले हमने देखा, उन्होंने लिख दिया कि लोग कहते हैं कि ज्योतिबा फुले वो प्रथम बालिका विद्यालय खोला, ये जो है भ्रम करने वाली बात है, उसके पहले भी विद्यालय खुले। इस तरह का उनको खुद ही समझ में नहीं आ रहा है क्या हुआ। अंग्रेजों ने बहुत बार प्रयास किए,
इसलिए मैंने कल एक छोटा सा लेख भी डाल दिया था। बहुत बार प्रयास किए, कोई स्कूल एक कदम आगे नहीं चल पाया ब्राह्मणों के विरोध की वजह से। कोई भी स्कूल, सारे स्कूल खोलने के प्रयास हुए, बंद कर दिए गए। दलित बस्तियों में खोलने के प्रयास हुए, बंद कर दिए। इनके द्वारा खोला गया स्कूल ही सक्सेसफुली रन किया और अंग्रेज नर्सेस थी टीचर्स के रूप में, लेकिन कोई भी भारतीय महिला पढ़ने का ही सवाल नहीं तो टीचर्स कहां से बनी। तो ये सगुणा बाई और ये जब शिक्षित हुई तो पहली बार यदि कोई शिक्षक इस देश में बना स्त्रियों में तो माता सावित्री बाई फुले ही हैं। उसी स्कूल में जो तात्या साहब भिड़े की हवेली में खोला गया बालिका विद्यालय, वो पहला विद्यालय था विधिवत तौर पर सक्सेसफुली संचालित विद्यालय। तो इसलिए हम कहते हैं, या जो भी लोग जानते हैं इस बात को, वो कहते हैं कि इस देश में प्रथम जो विद्यालय कन्या पाठशाला खुला स्त्रियों के लिए वो वही पाठशाला। और इसी तरह से देश की यदि कोई प्रथम शिक्षिका का गौरव हासिल किया तो माता सावित्री बाई। तो हमको अज्ञानता के अंधकार से बाहर निकलने की जरूरत है और तमाम तरह की जो भ्रांतियां उसको भी दूर करने की जरूरत है। उस तात्या साहब नामक ब्राह्मण ने न केवल अपनी हवेली दिया, 105 रुपए चंदा भी दिया उस स्कूल को और प्रॉमिस किया कि हम हर महीने 5 रुपए चंदा देंगे। उस जमाने में 1848 ये कंटिन्यू रखा उसने चंदा। तो इस तरह का जो इतिहास है उसको, उसके बारे में हमें जानना चाहिए। और एक नाम, जो वो फोटो आप देख रहे हैं फातिमा शेख का, फातिमा शेख एक मुस्लिम छात्रा थी, पहली मुस्लिम छात्रा इस देश की फातिमा शेख है। मुसलमानों को एक भी मुसलमान से आप पूछ लो उसको फातिमा शेख का नाम नहीं पता हो। जो बहुजन आंदोलन से नहीं जुड़ा होगा उसको नहीं पता, जो इस आंदोलन से जुड़ गया उसको अपना इतिहास पता है, जो इस आंदोलन से नहीं जुड़ा उसको अपना अतीत ही पता नहीं। और वही पढ़ लिख करके फिर वो बनी, शिक्षिका बनी। और वो दलितों के लिए विशेष पूजनीय तो इसलिए है क्योंकि जो दलितों के मोहल्ले में स्कूल खोले ज्योतिबा फुले ने, वहां वो टीचिंग करती थी, क्योंकि अपर कास्ट के लोग वहां जा नहीं सकते, तो मुस्लिम तो जा सकते, पढ़ा सकते हैं ना दलित बस्ती। और इन स्कूलों में दलित बच्चे आ नहीं सकते। तात्या साहब के भेड़े की हवेली में बैकवर्ड को तो समझा लिया तो वो लड़कियों का दाखिला हो गया, लेकिन दलित तो वहां नहीं आ सकते थे उस समय में, तो उन्होंने दलित बस्ती में ही स्कूल खोले। इस तरह से तो बहुत सारी चीजें हैं। और वो डॉक्टर सुजाता ने बहुत सारी बातें की, जो मुंडन वाला है वो हकीकत है। तो वो है कि उस समय वो जो बाल काटने के लिए उन्होंने वो कर दिया और इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन ही खड़ा कर दिया कि आप जो है महिलाओं के बाल नहीं काटेंगे, इस तरह में। और बहुत सारी चीजें उन्होंने और भी की थी जिसकी चर्चा हमारे साथियों ने की है। बाल हत्या प्रतिबंधक गृह, एक और चीज मैं थोड़ा और कर देता हूँ, उसको स्पष्ट कर देता हूँ कि एक काशीबाई नामक ब्राह्मणी थी, वो विधवा ब्राह्मणी थी। और जैसा डॉक्टर सुजाता कह रही थी कि ऐसी कम उम्र में बच्चियों की शादी हो रही है, पति जल्दी मर जा रहा है, तो वो उनका शोषण, दैहिक शोषण भी करते थे लोग, वो गर्भवती हो जाती, तो उनके लिए संरक्षण गृह और उनके बच्चों को जन्म देने का काम किया। काशीबाई उनमें से एक थी। तो काशीबाई नामक ब्राह्मणी आत्महत्या करने जा रही थी। जब वो प्रेग्नेंट हो गई तो वो आत्महत्या करने जा रही थी। ज्योतिबा फुले ने देखा, घूमते उधर उस तरफ घूम रहे थे, वो नदी की तरफ आत्महत्या करने जा रही थी, तो उन्होंने देखा उसको और वो समझ गए, उसको बुला करके घर ले आए, समझाया और अपने घर में रखा और उसके बच्चे को जन्म दिया, उसकी देखभाल की, परवरिश की, उसी बच्चे को गोद लिया यशवंत, और उसको मेडिकल की शिक्षा दी और डॉक्टर बनाया। और वो बाद में प्लेग में जो है उनकी बहुत काम किया। और सावित्री बाई फुले खुद एक दलित बच्चे को प्लेग की बीमारी से वो अपने डॉक्टर के यहाँ, बेटे डॉक्टर के यहाँ ले जा रही थी पीठ में लाद करके, वो भी प्लेग का शिकार हुई और वो भी उसी से उनकी मौत हो गई। तो कितनी तकलीफ दे और इतनी मार्मिक, और लगता है कि मतलब दिल दहलाने वाली घटनाओं से होकर के उन्होंने अपना जीवन गुजारा। किसके लिए? हमारे लिए, आप सबके लिए। लेकिन हमारा समाज सो रहा है, ये बहुत ही दुखद है, बहुत ही ज्यादा। और जिसको सबसे ज्यादा मार पड़ी उनके अंदर थोड़ी थोड़ी जागृति। देश में जो थोड़ी बहुत हलचल दिखाई दे रही है इस कुव्यवस्था के विरोध में, वो समाज में सबसे नीचे पायदान पर रखे गए अछूत और दलित लोग हैं।
उनके अंदर जागृति है, क्योंकि उनको सबसे ज्यादा व्यवस्था की मांग पड़ी। जिनको थोड़े से कम पड़ी उनको भी है, लेकिन वो अब भी जागे नहीं। तो असली बड़ी जो चुनौती है उन्हीं को जगाने की है। यदि वो अदर बैकवर्ड समाज जाग गया तो इस देश की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल गई। इसलिए कांसीराम साहब बहुत समझाते थे कि बहुजन समाज जिस दिन हमने बना लिया ना इस देश में, 6000 जातियों को टूटे हुए, बिखेरे हुए, टुकड़े टुकड़े में बांटे गए जातियों को जिस दिन इकट्ठा कर लिया, उस दिन इस देश की सारी जो कुंजी है हमारे हाथों। हम जैसा देश बनाना चाहेंगे वैसा बना लेंगे, जैसा समाज बनाना चाहेंगे वैसा समाज बना लेंगे, जैसी शिक्षा देना चाहेंगे वैसा शिक्षा बना लेंगे, और जैसा धर्म देना चाहेंगे वैसा धर्म इस देश को दे देंगे। और कह रहे थे, उनसे पूछा गया एक बार कि भाई आप कैसा शासन चाहते हैं? तो उन्होंने कहा कि मैंने तो कोई अपना कोई ख्याल मेरा नहीं है, मैंने सुना है सम्राट अशोक का शासन बहुत अच्छा था इस देश में, तो जब हमारी सत्ता बनेगी तो सम्राट अशोक का भारत बनाएंगे। कितनी बड़ी बात है, सम्राट अशोक का भारत बनाएंगे, ये उनके कल्पना। लेकिन ये बहुत दुखद है कि ये आज भी इन चीजों के प्रति हम अवेयर नहीं हैं। पर वो कहते थे कि वो आज भी दिखाई देता, थक गए, जीवन दे दिया, लोगों को समझाते समझाते इकट्ठा करते, लेकिन बहुजन समाज ना। कैसे बनेगा? जब सब लोग इकट्ठे हों, क्योंकि ये लोग एक ही व्यवस्था के पीड़ित लोग हैं, सभी पीड़ित हैं, सभी लोग पीड़ित लोग हैं, और ये इनका सबका दुख एक ही है, किसी का थोड़ा कम है, किसी का ज्यादा। तो ये सभी एक ही समान दुख के सहभागी लोग हैं। यदि ये आपस में बैठना उठना शुरू कर दें, मेल जोल बढ़ा लें, तो इनका एक समाज बनेगा, बहुजन समाज बनेगा, तो ये इस देश के मालिक बन जाएंगे जो कभी थे। ये कोई नई बात नहीं, अतीत में हम इस देश के मालिक थे। तो ये बनाने का काम जो है ये करना चाहिए, और वो काम नहीं हो रहा है, हालात बद से बदतर हो रहे हैं। तो अभी एजुकेशन सिस्टम और ये सब चीजें तो अभी है, गारंटी है, शिक्षा गारंटी है हर बच्चे को निःशुल्क शिक्षा, लेकिन है क्या? समान शिक्षा की बात संविधान में लिखी हुई है, समान शिक्षा है क्या? नहीं है। उसका भुक्तभोगी, उसका शिकार कौन है? अपना ही समाज है। और हम जो है ब्राह्मणवादी व्यवस्था को गाली भी देते हैं कि इसके कारण परेशान है हमारा समाज, और ब्राह्मणवाद के अवैतनिक प्रहरी भी बने हुए हैं। प्रहरी समझते हैं? चौकीदार, वॉचमैन, है ना, जो उसकी रक्षा करता है ब्राह्मणवाद, उसी के पीछे लग गए हैं, उसी को गाली भी देते हैं। तो बिना फोकट का अवैतनिक प्रहरी, कुछ मिलना नहीं है। सर ने कहा ना कि वो गोबर का ढेला है, कुछ नहीं मिलेगा। वो व्यवस्था ही ऐसी है। आप चाकरी करते करते, हमारे पुरखे चाकरी करते करते मर गए, उस व्यवस्था को ढोते ढोते, उनको कुछ नहीं मिला। यदि उससे कुछ मिलना होता तो हमारे पुरखे भी डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर होते। हमारे पुरखे भी राजा महाराजा थे। छत्रपति साहूजी महाराज का हमने नाम लिया, कोल्हापुर रियासत के मालिक थे, और जब वो मालिक थे तो उन्होंने पहली बार इस देश में आरक्षण व्यवस्था लागू की। कुर्मी समाज के थे, उन्हें उस बात का तकलीफ था, क्योंकि उनके राजा होते हुए भी उनके हाथ का भी खाना छुआ हुआ अपवित्र माना जाता था। घटना मालूम है? घटना जानते हैं? जो लोग ज्यादा एक्टिव हैं लड़के वो तो जानते हैं। वो अपने राजकीय जो रसोई है, जो लोग नहीं जानते जान लो, जो राजकीय रसोई है उसमें एक दिन विजिट कर लिया उन्होंने, क्या खाना बन रहा है। सारे रसोई ब्राह्मण थे। तो वहां पर एक बिल्ली भी घूम रही थी। तो और जैसे छत्रपति साहूजी महाराज की एंट्री, तो वहां सारे ब्राह्मणों ने कहा कि अरे महाराज जी आप मत घुसिए, आपको बाहर रहना, आपको नहीं जाना, रसोई अपवित्र हो जाए। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे जानवर भी घूम रही है, बिल्ली भी घूम रही है, वो तो मैला कुचैला सब खाती पीती है, सब जगह घूमती है, वो घूम सकती है, लेकिन मैं राजा होकर के भी मैं इसमें नहीं घुस सकता आपकी रसोई में। वहां से उनका हृदय परिवर्तन हुआ। उस घटना ने उनको जगा दिया, और उस घटना के बाद उन्होंने तय किया और धीरे धीरे सारी ब्राह्मण व्यवस्था की चूल्हे हिला दी, उसको पलट के रख। सारा शासन प्रशासन में, नौकरियों में, चपरासी से लेकर के अधिकारी तक उन्होंने बदल दिए, और अनुसूचित जाति और जनजाति और पिछड़े वर्ग के लोगों को मुख्य धारा में शामिल कर लिया अपने राज्य में। छोटी सी रियासत थी, लेकिन बदलाव किया, इसलिए पूजनीय है। हॉस्टल खोले, अछूतों से कोई पानी नहीं पीता था। वो खुद राजा होकर के भी जाकर के उनके होटलों में जो होटल खुलवाए, चाय की दुकानें खुलवाई, वहां जाकर के पानी पीते थे। जब राजा पिएगा तो बाकी प्रजा तो पिएगी।
अछूतपन ऐसे दूर होगा। और इसीलिए, और कितने थे, बहुत कम उम्र में उनकी मौत हो गई, नहीं तो बहुत कुछ और भी होता, लेकिन वो उन्होंने देखा कि इस देश में यदि कुछ हो सकता है तो बाबा साहब कर सकते। कल्पना करिए कि कैसे उनका एक महापुरुषों का एक समूह जो है एक दूसरे को समझ रहा है और कैसे समाज को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। उन्होंने माड़गांव की सभा में बाबा साहब अम्बेडकर को कह दिया, अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया कि अभी तक जो काम मैं करते आया हूं समाज को आगे बढ़ाने के लिए, दलित, पिछड़े, शूद्र, अति शूद्रों को आगे बढ़ाने के लिए जो काम मैं करते आया हूं, आज के बाद इस काम की जिम्मेदारी मैं बाबा साहब के कंधे पर सौंपता हूं। और उसके बाद बाबा साहब ने आगे के 40 सालों तक पूरे बहुजन समाज को आगे बढ़ाने का काम किया। और उसी सभा में यह भी तय हुआ था कि जिन महापुरुषों ने भी हमारे समाज को आगे बढ़ाने के लिए काम किया, उनकी जयंती के कार्यक्रम बनाए जाएंगे। ऑफिशियली एक प्रस्ताव पास किया, बहुत सारे प्रस्ताव थे, उसमें से एक भी प्रस्ताव यह भी था कि हम अपने महापुरुषों के दिखाए मार्ग पर चलेंगे और हर साल उनकी जयंती के कार्यक्रम रखेंगे। इस देश में महापुरुषों की जयंती मनाने की प्रथा भी वहीं से शुरू हुई। तो ये बातें छोटी हैं लेकिन बहुत गंभीर हैं, ऐतिहासिक हैं, याद करने योग्य हैं, और इन्हीं से हमारा समाज बदलेगा। तो मैं समझता हूं कि कह रहे थे बागड़े साहब की घटाटोप जो है, अंधकार है, बादल घिरे हुए हैं और खतरा है ना। मैं भी अभी पिछली दफा 6 दिसंबर को शायद बोल रहा था, उसका शायर क्या है, खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। अब उसमें ये खतरे तो हैं, हमेशा से रहे, कोई नई बात नहीं है। पते की बात यह है कि ये खतरे आज के नहीं हैं, ये खतरे हजारों सालों से रहे हैं और उन खतरों से निपटने के लिए हमेशा प्रयास किए जाते रहे और काफी हद तक उनमें सफलता भी हमारे महापुरुषों को मिली है। हमारी होशियारी इसी में है कि वो खतरे हम भांप लिए हैं, ये एक सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता है। खतरा नहीं भांपते तो बात ही नहीं थी। खतरे का एहसास हमने कर लिया है तो खतरे से निपटने की तैयारी भी करनी चाहिए जो दिखाई नहीं देती। तो मुझे लग रहा है कि हम यदि इस बात का आभास कर रहे हैं तो उससे निपटने की रणनीति भी हमारे पास होनी चाहिए और उसके लिए भी कुछ नया अपना दिमाग नहीं लगाना है। महापुरुषों ने जो रास्ते बताए उस पर चलना। बहुजन समाज बने, 6000 टुकड़ों में बटी हुई जातियां पूरी ना सही आधी भी इकट्ठी हो जाएं, 85% आबादी SC ST OBC की है, 85% ना भी हो, यदि 35 से 40% भी हो जाए तो इस देश की पूरी बागडोर आपके हाथों में हो। आप जैसा समाज बनाना चाहें, जैसा राजनीति करना चाहें, जैसा जो भी करना चाहें वो कर सकते हैं, आपको कोई भी रोक नहीं सकता। और करना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये देश आपका है, आपके पुरखों के खून पसीने की गंध इसमें है, जिन्होंने इसको कभी विश्व गुरु बनाया था। इस बात का एहसास करके आपको उस दिशा में ले चलना है इस देश को, इसलिए आपके ऊपर सबसे ज्यादा जिम्मेदारी बनी है। मैं समझता हूं कि आज के वक्त इन सब बातों को याद कर उस पर दृढ़ प्रतिज्ञ होकर के आगे चलने की आवश्यकता है। उम्मीद करता हूं कि ये गोष्ठी से आप हम सबको प्रेरणा मिलेगी और आगे हम इसी तरह से इस कारवां को आगे बढ़ाते रहेंगे। यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी है, हजारों की संख्या में प्रोफेसर्स हैं, है ना। कभी हम लोग 4-5 लोग थे, कभी 2 लोग थे, फिर 4-6 हुए, फिर अभी आज तो लगभग 400 से ऊपर हो। मालूम है, इस संघर्ष का परिणाम यहां है। कभी 4 लोग थे, आज 400 से ऊपर हैं और अभी 700 होने वाले हैं। ठीक है, और यहाँ लगभग 40,000 की संख्या विद्यार्थियों की है और 40,000 में कम से कम 20,000, कम से कम, उससे ज्यादा भी होंगे क्योंकि मेरिट में बहुत से आ गया। 20,000 तो बहुजन समाज की है ना। रिजर्व कोटे की सीटें भर हो तो फुल हो जाती हैं, तो इसका मतलब 50% SC ST OBC के बच्चे हैं। तो यदि इन बच्चों को भी जो देश के कोने कोने से आ रहे हैं उनको भी यदि ये ज्ञान हो जाए तो भी एक बहुत बड़ा परिवर्तन की लहर इस देश में दिखाई दे सकती है। उसकी कोशिश जारी रखी है हमने, आप सबका सहयोग मिलता रहा है, आप खुद उसमें इन्वॉल्व हैं। इस कोशिश को और बड़े पैमाने पर कैसे बढ़ाना है ये भी करना है और साथ साथ पढ़ाई भी करना है, दोनों काम करना है। ये नहीं कि हम लोग
बहुत सारा लोगों को ये पर्चे पंपलेट देख करके लगता है वो नेतागिरी हो रही है, कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है। नेतागिरी नहीं, विशुद्ध रूप से यहाँ ज्ञानार्जन है। ये पाठशाला है, ये नर्सरी है, कुछ सीखने की, समझने की और आगे रास्ता तय करने के लिए एक तरह का ये वो है टार्च बीरर मंच जो है, वो रोशनी दिखाने वाला तो ये है। तो हमारा दिल दिमाग की खिड़कियां खोल देता है और मुझे लग रहा है कि यहाँ आपका जो ओवरऑल पठन पाठन जो किताबी ज्ञान के अलावा है, व्यवहारिक ज्ञान, इतिहास, संस्कृति, समाज को कैसे आगे ले जाना है उसका ज्ञान, और इस तरह से ये परिपाटी हम यहाँ चला रहे हैं और आप सब लोग भी इसके सहभागी बन रहे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। काफ़ी बातें लंबी हो गई हैं, काफ़ी वक्त भी हो गया है। मैं आप सबको मेरी बातें सुनने के लिए, अपनी बातें रखने के लिए और आयोजन के लिए आप सभी के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय मां सावित्री।